credit goes to Mr. Wajid. Thank you, sir. At his back, definitely, there must be the management of this very institute who definitely will have contributed to his idea. So, today, I have with me two learned scholars, educationists, teacher trainers, researchers, who most of the times making things happen. Our plan for the day here will be taking you all through National Curriculum Foundation series. We will try to share a pedagogical plan with you that will help you to plan your pedagogies, your content in your classrooms for primary or foundation, secondary, and we will certainly take you through with the new pattern of assessment, that is school-based assessment, how we should go for documentation, recording, etc. We will also talk about that. But it's very important that on your side, we would certainly look forward for your cooperation, and your energy levels must be up all through the sessions, so that in this minimum time we will try to maximize on benefits. So here we go with our first presentation, which is all about National Curriculum Framework. Okay. So this is the summarized part that we will be doing all through the day. Suppose it will be about role of NCF, MP, and there will be some passing reference perhaps to ACC. We'll talk about curricular goals, we'll talk about linkage pedagogy, we'll talk about language and literacy, maybe one or two slides about mathematics teaching. And definitely planning is a part in pedagogy, and we will talk about assessment that I said we will complete it that way, right? So next one. एस्पेक्ट ऑफ NCFS, जिसकी मैंने पिछले लास्ट वाले जो मेरा वो ग्राफिक लास्ट पिक्चर में आया था, तो वह मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की बात की थी. तो व्हाट विल बी द ट्रांसफॉर्मेशन? फ्लो एंड इंटरकनेक्टिविटी अमंग एम्स, करिकुलर गोल्स, कॉम्पिटेंसीज एंड लर्निंग आउटकम्स. हमारा सारा फोकस जो इस प्रेजेंटेशन का होगा वो यहीं पे होगा कि आज हम आपको बताएंगे कि आपके करिकुलर गोल्स क्या है, राइट? उसके बाद हम बताएंगे आपको कि कॉम्पिटेंसीज के थ्रू कैसे हम वो कैरिकुलर गोल्स को अचीव कर सकते हैं. एंड देन वी विल टेल यू कि कैसे कॉम्पिटेंसीज अंडरस्टैंड, ये इवेलुएट करने के लिए क्या हमारे बच्चे में कॉम्पिटेंसीज आई हैं, क्या उसे अचीव हुई है वो कॉम्पिटेंसीज. वी विल कम डाउन टू लर्निंग आउटकम्स दैट विल टेल अस कि क्या बच्चे में जब उसने कोई लर्निंग आउटकम डिमॉन्स्ट्रेट किया, उसमें कोई जो वो बिहेवियरल चेंज ट्रांसफॉर्मेशन आ गया टुवर्ड्स पॉजिटिविटी ऑफ लाइफ, तो हम कह सकते हैं कि कॉम्पिटेंसी आई है. तो इन तीन चीजों पे मेरा कंप्लीट फोकस रहेगा. तो अब चूंकि नया जमाना है, नए तकाजे हैं, तो अब हमारी कंट्री ने ये भी यहाँ पे एक इट हैज टेकन अ डिसीजन दैट अंटिल नाउ एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था ब्लूम्स टैक्सोनॉमी. आई होप कि कुछ लोगों ने या पीरियड के दौरान वी ऑल मस्ट गो थ्रू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी. तो एनीवे, उस टैक्सोनॉमी के साथ साथ अब हमारी कंट्री इंडिया ने ये डिसाइड किया कि हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के साथ ही क्यों रहे. क्या हमारे पास अपना कोई एजुकेशनल सिस्टम कभी पीछे नहीं रहा है? क्या हम अपने ट्रेडिशंस, अपने रूट्स में, अपने कल्चर में रहकर अपने बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं कर सकते? तो इसकी एक रिसर्च हुई, सर्वे हुए, एनालिसिस हुई, एंड दिस नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हैज कम अप विद पंचकोश विकास. सो पंचकोश इज 5 sheets डेवलपमेंट, और ये जो है ये फिर संस्कृत से ली गई टर्म है. वहां पे पता चला कि पंचकोश विकास तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से बहुत पहले इस कंट्री में रहा है, लेकिन शायद हमने उसको इग्नोर किया है. तो दिस विल एनकरेज यू एंड मी टू सी इन आवर केस इन कश्मीर, रादर जम्मू कश्मीर, यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर, क्या हमारे पास ऐसा कोई फिलोसॉफिकल आइडिया है
क्या हमारे पास अपने रूट से लेने के लिए कोई वहां पे गाइडेंस है, कोई रिकमेंडेशन? हमारे जो बुक्स है, क्या उनसे हमें कुछ अपने ट्रेडिशंस के रिलेटेड ऐसे कोई डेवलपमेंटल प्रोसेस मिला है या मिलता है? हम उस पे भी काम चल रहा है इस वक्त, हम देखेंगे। तो ये क्या होगा इससे कि ये जो हम कलर एंड ब्लड की बात करते हैं कि वी शुड बी फ्रॉम आवर नेशन विद कलर एंड ब्लड, या ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपने आप को आइडेंटिफाई ही ना कर पाए। हम एक टाइम आएगा कि हम एक डिस्प्यूटेड पर्सनैलिटी बन जाए, पैदा करें, इसको पता ही नहीं होगा कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। सो दैट्स वाई के पंचकोश विकास का कॉन्सेप्ट यहां पे आ गया। तो एनीवे, इसके थ्रू हम आज आपके साथ शेयर करेंगे कि फाउंडेशनल स्टेज। अच्छा, मुझे बताइए, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, आपसे सुनना चाहूंगा, कैन यू टेल मी कि फाउंडेशनल स्टेज जो है ये कौन सा स्टेज है? डू यू नो द न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई है? इज अ न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर। मैं ऐसे समझाने की कोशिश करूंगा। अभी तक यू एंड मी, हम जो प्रोडक्ट्स हैं, हम किस एकेडमिक स्ट्रक्चर से आए हैं? 10+2, यानी हमने एक स्कूल में पढ़ा, प्राइमरी में हम दर्ज हुए, तो चलते 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 मिडिल, प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल के बाद 10 तक किया, फिर 10+2 किया, उसके बाद फिर 3 इयर्स 10+2+3 जो हमारा BSc BA वगैरह ग्रेजुएशन की। तो दिस वाज द एकेडमिक स्ट्रक्चर। लेकिन इस वक्त जब नई एजुकेशन पॉलिसी आई, अब ये 10+2 अब क्या है? 5+3+4. Yes, 5+3+3+4. absolutely. What's your name? Shahid is absolutely correct. Now it is 5+3+3+4, right? अभी तक जिस प्राइमरी स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते थे, अब उसका नाम है फाउंडेशनल स्टेज। अभी तो प्राइमरी स्कूल ही कहते थे, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में बहरहाल डिफरेंट है, लेकिन स्ट्रक्चर अब दोनों जगह सेम होगा। सो अब आप सबसे पहले आपका कौन सा स्टेज है? फाउंडेशनल स्टेज। तो फाउंडेशनल स्टेज में कौन सा बच्चा आएगा? एब्सोल्युटली, कौन सा बच्चा आएगा? एज जिस बच्चे की 3+ हो गई, अब कंपलसरी है। अब तक भी हम करते थे, आपके स्कूल्स में, प्राइवेट्स में होता था, लेकिन इसमें एक बाइंडिंग फोर्स पीछे कुछ नहीं था, कंपलसरी नहीं था। लेकिन अब एजुकेशन, जो राइट टू एजुकेशन का जो एक्ट है, वो लागू अब होने जा रहा है कि एज 3+ पर ही बच्चे को, बस जिस तरह हम 5+ या 6+ में कंपलसरी एक पेरेंट को बच्चे को एडमिट करना था स्कूल में, आप उसको +3 पर ही करना है। सो +3 से +8 तक का जो एज ग्रुप है, +3 से लेकर +8 तक का जो एज ग्रुप है, दिस इज द फाउंडेशनल स्टेज। इसमें 5 साल आते हैं। कौन कौन सा? पहला साल प्री स्कूल 1, प्री स्कूल 2, preschool 3, then there is FLN1, FLN2, ठीक है ना, या ग्रेड 1 या ग्रेड 2। ये हो गए 5 साल। ये जो मैं बात कर रहा था, हाउ टू लर्न फाउंडेशन स्टेज। सो ये पहले स्ट्रक्चर रहेगा वहां पे, राइट? यहां पे ये भी ख्याल रखना है, आगे थोड़ा सा मैं ये पढ़ने का, प्ले इज एट द सेंटर ऑफ चाइल्ड लर्निंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्री स्कूल 1, 2 और 3 में, यानी +3, +4, +5 की जो एज बच्चे की है, इसमें बी ऑनेस्ट। आपके यहाँ पे नर्सरी क्लास है इस स्कूल में, या जहां से भी आप आए है? वेरी गुड। आपका LKG है, UKG है? अच्छा, मैं किसी मैम से पूछ रही हूँ, बताइए मुझे, नर्सरी जो आपका है उसमें कितनी बुक्स है बच्चे की? कितने क्लास? गुड, कम ऑन। क्या क्या? इंग्लिश, उर्दू, गुड। तो ये जो नर्सरी के बाद LKG में कितनी बुक्स हैं और क्या क्या है? इंग्लिश, उर्दू, मैथ और, अच्छा, जो अपर KG, UKG किंडरगार्टन में, उसमें कितना है? वहां पे एक और ऐड हो गया, 5। सो 3, 4, 5, वही है ना? 5। इज दैट क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं। तो अब स्ट्रिक्टली मैं पॉलिसी की बात ही करूंगा। यहां पे कैटेगरी कहा गया कि प्री स्कूल 1, प्री स्कूल 2, प्री स्कूल 3 में किसी भी कीमत पर 2 से ज्यादा बुक्स वैसे कुछ नहीं, नो बुक इज अलाउड। पहले मैं कैटेगरी इसको, लेट मी डिस्ट्रॉय दिस आइडिया। नो बुक इज अलाउड फॉर द चाइल्ड। उसके बैग में कोई किताब नहीं होनी चाहिए। घर से आएगा, ही शुड नॉट कैरी ए बैग विद बुक्स। वहां कहां पे? प्री स्कूल 1, प्री स्कूल 2 एंड 3।
यहां पे जितना भी जो मैंने लास्ट स्लाइड में दिखाया था, जो भी सिलेबस होगा, जो भी टेक्स्ट बुक होगी, जो भी सप्लीमेंट्री मटेरियल होगा, दैट मस्ट बी इन द कस्टडी ऑफ द टीचर। वहां टीचर को पढ़ना है, टीचर के पास बुक है, टीचर के पास मटेरियल है, और अल्टीमेटली टीचर के पास पेडागोजी भी है। लेकिन डेवलप क्या करना है? देयर आर सिलेक्टेड कॉम्पिटेंसीज, देयर आर सिलेक्टेड लर्निंग आउटकम्स। वो किसी भी कीमत पर एज पर दिस डॉक्यूमेंट बच्चे को आनी चाहिए। उसके लिए पेडागोजी क्या होगी? वो कॉम्पिटेंसीज, वो लर्निंग आउटकम्स बच्चे में डेवलप करने के लिए आपके पास पेडागोजी यानी वे ऑफ टीचिंग, वो क्या होगा? एब्सोल्युटली, प्ले इज एट द सेंटर ऑफ चाइल्ड्स लर्निंग, टॉय एंड गेम बेस्ड पेडागोजी। यानी जो कुछ आपकी एक्टिविटीज भी स्कूल 1, 2, 3 में रहेगी, दैट मस्ट रिवॉल्व अराउंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पेडागोजी। सिर्फ खेल खेल के थ्रू टीचर के दिमाग में प्लान है, टीचर के दिमाग में कॉम्पिटेंसी है, टीचर के दिमाग में लर्निंग आउटकम है, टीचर के दिमाग में ओवरऑल कैरिकुलर गोल है, वो उस पे काम कर रहे हैं। बच्चे को नहीं मालूम, उसको आप सिर्फ मैनिपुलेट करा रहे हो कि गेम चाहे गाइडेड कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, फ्री प्ले कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, लेकिन आपकी नजर है कि मैं क्या कहां पे इसकी कॉम्पिटेंसीज को डेवलप कर रहा हूं, कहां पे लर्निंग आउटकम्स को, उसके एटीट्यूडल चेंज ला रहा हूं, उसमें नॉलेज उसके अंदर ला रहा हूं, या स्किल्स उसके अंदर डेवलप कर रहा हूं। तो ये आपको पता है, बच्चे को ये टर्मिनोलॉजी नहीं मालूम, बट एक प्रोसेस के थ्रू आप उस प्रोसेस में उसको ला रहे हो और उसकी होलिस्टिक ग्रोथ डेवलपमेंट हो रही है, जो मैंने पहले बताया था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब फ्लेक्सिबिलिटी अप्रोच, यहां पे इस खेल में क्या होगा? स्टोरी टेलिंग। और क्या होगा? थीमेटिक, किसी थीम बेस्ड ऑफ हफ्ते तक के लिए कोई ट्रीज की बात करोगे, कोई टॉय की बात करोगे, वट एवर यू सिलेक्ट, तो यू विल डू दैट। सो प्रोजेक्ट बेस्ड, तो ये प्रोजेक्ट पे बच्चा घर जा रहा है तो रास्ते पे भी उस पे काम कर सकता है। दैट वे शुड बी योर अप्रोच एटसेट्रा। तो प्रिंसिपल्स ऑफ पेडागोजी, यहां इस एरिया में पंचकोश के साथ एक और जो 5 स्टेप लेसन प्लान हमारा हुआ करता था बीएड में, आपने हर बात इन स्टेप्स वगैरह के थ्रू आप चले गए होंगे, या एक्लेक्टिक वगैरह वगैरह। लेकिन यहां पे फिर सोचा गया कि भाई हमारा जो है इंडियन रूटेड सिस्टम के तहत ही हमारा 5 स्टेप प्लान होगा, और उसमें होगा बट दैट इज पांचपदी इसको बोलते हैं। तो इंग्लिश में पाडी द साउंड निकालेंगे, लेकिन ये है द पांचपादी। तो पंचपादी वैसे वही, इट इज वेरी क्लोज पैरेलल रनिंग टू आवर नॉर्मल जो हम कहते हैं इंट्रोडक्शन, फिर प्रैक्टिस, फिर प्रोडक्शन, फिर एप्लीकेशन, फिर असेसमेंट, लाइक दैट। सो एनीवे, हाँ, ये टाइम मैनेजमेंट में कोशिश करूंगा आगे फुल एक स्लाइड की ऑफ प्री स्कूलर्स के लिए, जो सुबह 9:30 से 3:30 तक आपका जो टाइम रहेगा, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, वो टाइम मैनेजमेंट का एक शेड्यूल मैं यहां से ही आपके साथ शेयर करूंगा। एंड इट्स होप कि यू विल गो थ्रू दैट। देन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, कि एडजस्ट कैसे कर पाए, जो एनवायरनमेंट है उसके लिए कौन सा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना पड़ेगा ताकि बच्चा सक्सेसफुली जिंदगी गुजार सके। तो इसके साथ साथ इसी एनसीएफएफएस में एम्पावरिंग टीचर्स जो हम कर रहे हैं, तो इस तरह की ट्रेनिंग्स आप कोलैबोरेट हमसे करते रहिए, डाइट से करते रहिए। बारामूला डाइट के साथ मैंने बात की हुई है आपके बारे में, तो मोस्ट सर्टनली वहां पे जो हमारे इंचार्ज है मंजूर अंसार साहब, उनसे बिल्कुल ये आज के प्रोग्राम में अभी के बारे में ऑलरेडी डिस्कस, तो अपकमिंग प्रोग्राम्स भी शायद वो आपके साथ करेंगे। तो एनीवे, ये ट्रेनिंग्स, वैरायटी ऑफ इलस्ट्रेशंस वगैरह वो आपके साथ हो जाएगा। अर्ली आइड, हाँ, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है। मैं ब्रीफ इस पे इधर ही बात करूंगा, आगे मुझे टाइम नहीं मिलेगा। सो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज कुछ बच्चों में होती है, एज टीचर यू मस्ट टेक केयर ऑफ दैट। जैसे कि मैं बड़ी सिंपल सी मिसाल देता हूं कि कोई बच्चा आपके क्लासरूम में बैठा है, जिस एंगल पे आपने व्हाइट बोर्ड को रखा है, आप उसको देख रहे हो कि ही इज समटाइम्स ड्रूपिंग टू वन साइड एंड देन टू अदर साइड, देन टू बैकवर्ड्स, देन टू फॉरवर्ड्स, ही इज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। तो आप उसको फोकस कीजिए, क्या मसला है, वो क्यों ऐसे देख रहा है, उसकी जगह बैठिए। अगर आपको अच्छा नजर आ रहा है, उसको नजर नहीं आ रहा, फिर उसको एंगल बदल के चेक कीजिए। तो अल्टीमेटली यू विल कम टू नो परहैप्स देयर इज सम प्रॉब्लम विद हिज आईज। आप उसको रेफर कीजिए, उसको पेरेंट्स से बात कीजिए कि बच्चे को कंसल्टेशन, ऑप्थोमोलॉजी कंसल्टेशन की जरूरत है।
तो इस तरह के केसेस को, डेवलपमेंटल डिलेज को देखना पड़ेगा। इसके साथ बहुत सारी चीजें, हियरिंग एम्पायरमेंट कभी हो सकता है, आप बोलते हो वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, आप थप्पड़ मारते हो, कभी गुस्सा आता है कि ये क्यों नहीं सुन पाता, लेकिन आपको रियलिटी पता नहीं चलती कि देयर इज सम काइंड हियरिंग लॉस इज देयर, तो वो मुझे एड्रेस करना है। इसके बजाय कि आई एम गोइंग फॉर कॉर्पोरल पनिशमेंट ऑल दैट व्हिच इज स्ट्रिक्टली बैन्ड इन द करंट स्कीम ऑफ थिंग्स। सो एनीवे, ये है डेवलपमेंटल डिलेज को देखना। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ह्यूज को, तो गूगल के जरिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको भी अच्छे से पढ़ें। तो एनीवे, गाइडलाइंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ सिलेबस, जो मैंने पहले ही बात की थी कि कैसे ऑर्गेनाइज कंटेंट करना है, सिलेक्ट करना है, चूज करना है, इसमें बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कंटेंट जब भी बच्चे को पढ़ाएंगे तो उसमें सबसे पहला गोल्डन रूल क्या है, इट मस्ट बी एज एप्रोप्रिएट। यानी कि एक फर्स्ट प्राइमरी के बच्चे को, जैसे हमें कोई गेस्ट आता है, कल भी मैं कहीं ये सुन रहा था, शायद गेस्ट आता है तो सबसे पहले हमारे बच्चों को पढ़ता है अनु किताब लेता है, फिर वो शुरू करना कह देता है ये शुरू की तरह मेरे बच्चों सही करना बड़ी क्या है। अब वो कोई एक्सपर्ट तो है नहीं, यू नीड एज, उसको चाहिए था कि उसके एज, उसके क्लास साइंस के मुताबिक उसको क्वेश्चंस पूछते, वो कुछ इतना पूछता है कि उस बेचारे को पता ही नहीं होता, वो उसका एरिया ही नहीं। सो सिलेक्शन ऑफ एज अप्रोप्रिएट कंटेंट, उसी में उसकी कॉम्पिटेंस, उसी में उसका एलो, अल्टीमेटली जो होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात आई थी वो तभी होगी। अगर इस क्लासेस में अब और किलो बात है, इसका ट्राई कर किलो बात, तो यू कैन सी द ओवरफ्लो एंड वेस्टेज ऑफ वाटर। सो सेम, तो यही है 3 इंपॉर्टेंट जगहों पे द मोस्ट ही मस्ट गो आफ्टर सच क्वेश्चंस। अगर मैं लास्ट टाइम भी मैंने कहीं पे कहा था कि वी हैव टीचर्स ऑफ 2 कैटेगरीज इन स्कूल्स, वेदर इट इज अ गवर्नमेंट स्कूल और अ प्राइवेट स्कूल। वी हैव टीचर्स बाय चांस, वी हैव टीचर्स बाय चॉइस, है ना। तो चांस मोंगर्स जो हमारे होते हैं, चलिए कहीं मौका नहीं मिला तो फिलहाल यहाँ पे टाइम देते हैं, उनसे मेरी हम्बल यही रिक्वेस्ट रहती है कि जहां पर जितना टाइम आपको देना हो, जिस इंस्टीट्यूशन में आप हो, वहां पे अपने उस चांस वाले ब्रेन को कंडीशन करके, अगर 1 साल 2 साल 3 साल देने हैं तो उसको चॉइस बनाओ। एक और, बिकॉज मसला ये है कि यू आर डीलिंग विद लिविंग फाइल्स, आप ऐसे इंसानों के साथ डील कर रहे हो जो कल के शहरी है, कल के रेस्पॉन्सिबल इंसान है, कल सारी ये दुनिया है जिस तरह आप और मेरे शोल्डर्स पे, इस पर हम समझ रहे हैं कि इस वक्त हम पे रेस्पॉन्सिबिलिटी है। एट टाइम विल कम कि इन सीट्स पे शायद वही बच्चे कहीं कहीं पर बैठे होंगे, तो आप अगर इस वक्त चांस के थ्रू उनको आगे ले जाएगी तो अनफॉर्चुनेटली इट विल बी सम काइंड ऑफ कैटास्ट्रोफी एंड डिजास्टर्स फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज वी विल हैव अ वेरी दैट एडवर्स काइंड ऑफ सोसाइटी मूविंग अहेड। So we need to take care of that. So इसका take care किया गया यहाँ पे भी। आपने, if you have gone through different surveys and these analysis internationally, nationally, it is concluded that the brain development of the child, मुझे बोलना पड़ता है इसलिए कि हमें इम्पैक्ट नजर आए कि हम किस चीज के साथ डील कर रहे हैं। सो एक वॉल्केनिक इरप्शन जैसी होती है, दैट काइंड ऑफ डेवलपमेंट बच्चे की होती है जब वो एज 3 से 8 के दरमियान गुजरता है। 85% of the brain development happens in this very period of time. So there is a speedy and stormy kind of transformation in the child in this age group. So जब ये जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आज ये, सो और यहाँ पे एक और वो जबरदस्त चीज जो आप याद रखेंगे, यहाँ पे लीनियर थिंकिंग का कॉन्सेप्ट ही बच्चे में नहीं होता, यहाँ पे डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। सो लीनियर और डाइवर्जेंट थिंकिंग को समझने की कोशिश, इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, लीनियर हो गया कि स्ट्रेट, पहले ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, सो दैट मीन्स अ लॉजिक इज देयर फॉर मूविंग अहेड। बच्चे के पास कोई लॉजिक नहीं होता, वो कभी कभी आपके सामने होगा तो बटरफ्लाई सामने से गुजरेगी तो उसका इमेजिनेशन वहां चला जाएगा, बटरफ्लाई के बाद इमीडिएटली उसको माँ याद आएगी, फिर उसको कोई घर का कोई टॉय याद आएगा, तो ये सारी चीजें उसके दिमाग के अंदर, दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो इस प्रोसेस में होता है, यहां से उसका अटेंशन वापस ग्रैब करना, वापस लाना, जो जिस चीज के लिए आप उसको डेवलप कर रहे हो, तो आप देखिए आपका कितना कंसंट्रेशन जरूरी है, आपका कितना कमिटमेंट जरूरी है, आपका कितना वहां पे अपने आप को अप्लाई करने की जरूरत है। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि हम इस टीचर के हाथ में उस वक्त फोन देखें कि वो कोई व्हाट्सएप मैसेज पढ़ रहा है और सामने उसके एफएलएम के बच्चे हैं।
आप ये देखें कि उनके दिमाग में, उनके ब्रेन में क्या हो रहा है। जैसे मैंने बोला कि 85% जो डेवलपमेंटल प्रोसेस, उनके न्यूरॉन्स कैसे, उनकी इर्तिका, उनकी मूवमेंट कैसे हो रही है, उनकी डेवलपमेंट कैसे होते हैं, रैपिड चेंज होता है। और हम समझेंगे कि कुछ फोन पर कथ कराना, और आपको नहीं पता शायद कि बच्चा एक एक चीज आपकी सुनता है। और गॉड फॉरबिड जब आप बोलते हैं क्लासरूम में होकर भी अपने घर वालों को कि मैं सड़क पर हूं, या सड़क पे चलते हुए जब आप बोलते हो कि मैं क्लासरूम में हूं, और हम समझते हैं शायद इसका इम्पैक्ट बच्चे पे नहीं चला गया, वी आर स्टूपिड। He is taking this and he is taking it very seriously, and after a few days he repeats the same story. वो बहुत ही जबरदस्त गलत काम जब कमिट करता है, और इसी तरह का एक झूठ वो आपको बोलता है, और आपको पता तक नहीं चलता कि मैंने ही सिखाया है। So we must take care of these things, being very, very serious at elementary stage. That is my humble request. So इसीलिए बस इसमें यही कुछ लिखा था जो मैंने कोट करने की कोशिश की। सर नेक्स्ट वन, जब होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात आई, यहां से अब थोड़ा सा हमें सीरियस होना पड़ेगा। ये आप याद रखिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट में नंबर 1 आपने काम करना है कहां पे? नंबर 1 फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट। किसका? चाइल्ड का फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट। क्या आप जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं? सो और मोटर डेवलपमेंट क्या समझते हैं? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट? नहीं एक हो गया। देखिए ये याद रखना, आप टीचर, लेट अस डिकोड इट, सिंपलीफाई इट, गो क्या दे। हाँ, फिजिकल और मोटर, बताइए इन दोनों का डेवलपमेंट। ये जो मेरा फिजिकल बीइंग है, मेरी जिस्मानी नशोनुमा, आप देखिए एक सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं। आपके पास एक क्लासरूम में या आपके घर में एक बीमार इंसान है, आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हो? वो रेस्ट करे, बैठ जाए, उसे कोई काम नहीं कराना, उसको कहते हैं बेड में जाओ, बिस्तर में आराम करो, है ना? सो द फर्स्ट थिंग इज, जो चाइल्ड आपके पास आएगा, सो यू डोंट वांट अ सिक चाइल्ड इन योर क्लास, क्योंकि आप उसके शोल्डर्स पे, उसके ब्रेन पे, जैसे मैंने बोला कि रैपिड चेंज हो रही है, तो आप उसके कंधों पे नहीं डाल सकते वो बोझ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू टेक केयर, क्या ये बच्चा सेहतमंद है? सारा कुछ आगे से इस पे निर्भर करता है, बिकॉज यहां से ही उसको आप वो गाइड लॉन्ग लर्निंग के लिए तैयार करते हो, तो उसकी फिजिकल, उसकी सेहत सबसे सो पहले खुद देखिए हम क्या कर सकते हैं इसको फिजिकली डेवलप करने में। देन यू सी द न्यूट्रिशनल नीड्स, फूड वगैरह, कि क्या इसकी जरूरत है कहीं पे, इसको उसकी डेफिशिएंसी तो नहीं है, जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स वगैरह हमें चाहिए फूड में, तो पेरेंट्स से बात कीजिए। You got my point? Yes, sir. न्यूट्रिशनल नीड्स वगैरह इनको देखें, तो हम तब ही जाकर ये कर सकते हैं कि भाई ये जो हमारा बच्चा है अब ये तैयार है। तो सबसे पहले होलिस्टिक डेवलपमेंट में क्या आता है? फिजिकल डेवलपमेंट आपको चाहिए। तो तुम कमजोर गमित बच्चे, चक्कर यवान बच्चस, जविल बच्चे, कंसंट्रेशन बच्चस, शरारत खसन वगैरह, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। तो पर्टिकुलरली फिजिकल एस्पेक्ट पे यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। और सेकंड इसमें मोटर डेवलपमेंट। तो मोटर में 2 चीजें आती हैं, ग्रॉस एंड फाइन, ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स, राइट? तो उसके जो जॉइंट्स वगैरह है, मोटर मूवमेंट्स है, ये फिंगर जो है इसका मूवमेंट, ये मोटर मूवमेंट हो गया, बट दिस इज फाइन मोटर मूवमेंट, राइट? अब अगर पूरा वो आपका रिस्ट घुमा रहा है तो दिस इज ग्रॉस मोटर मूवमेंट, राइट? बस ये हमें क्यों चाहिए ये मोटर मूवमेंट? व्हाई डू वी वांट दिस? फाइन मोटर स्किल्स की डेवलपमेंट क्यों होनी चाहिए? एब्सोल्युटली। ट्राइपॉड एक्टिविटीज किनके लिए? ट्राइपॉड। व्हाट इज ट्राइपॉड? ट्राइपॉड मींस आपका थंब, आपकी इंडेक्स फिंगर और आपकी मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर, इन तीनों का डेवलप होना, इनकी मूवमेंट होना, इनका ग्रिप करना, ये डेवलपमेंट बहुत ही जरूरी है मोटर डेवलपमेंट के लिए। अब जाके क्योंकि वो कहां से शुरू करता है? इमर्जेंट राइटिंग या रीडिंग, चाहे उसको पेन हाथ में उठाना हो,
चाहे कोई भी चीज हाथ में उठानी हो तो उसके लिए ही नीड्स दिस प्रॉपर फिंगर मूवमेंट। सो ये आपने कराना है, जो हम एक्टिविटीज वगैरह जंपिंग, डांसिंग, वो बहुत सारा आप कराते हो वर्ब्स के, एक्शन वर्ब्स के थ्रू वो एक्टिविटीज वगैरह कराते हो, बहुत ही जरूरी है ताकि ये मोटर मूवमेंट उसकी इंप्रूव हो जाए। दिस कंट्रीब्यूट्स टू द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो ये हो गया हमारा। तो अब अगर इसके साथ यहीं पे देखेंगे आप कैरिकुलर गोल देखेंगे कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करेंगे तो क्या होगा, आपने ये देखना है आपके पास प्लान में होना चाहिए, चाहे मंथली प्लान है, ईयरली प्लान है। यू मस्ट नो कि चाइल्ड डेवलप्स कीप देम हेल्थी एंड सेफ। तो सबसे पहले आपने ये एज टीचर देखना है कि इसमें ऐसे आदत पैदा हो जाए जो इसको सेहतमंद रखे और सिक्योर बचाए रखे। तो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। हम कहते हैं ना जंक फूड वगैरह वगैरह चीजें, तो उनसे बचाना है ताकि हेल्थी रहे। उससे भी देखना है कि किसी ऐसे हैजर्डस फूड से भी खतरा आ सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है या बाकी चीजें भी जो आपको पता है कि कैसे हम उसको सेफ रख सकते हैं, तो दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। तो ये गोल आपके दिमाग में होना चाहिए। चिल्ड्रन डेवलप शार्पनेस इन सेंसोरियल परसेप्शंस, जो मैंने डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात की थी, आई एम कनेक्टिंग दिस गोल टू दैट, कैरिकुलर गोल टू दैट, कि आपने उसका अटेंशन स्पैन बढ़ाना है, ऐसी एक्टिविटीज करानी है, ऐसे उसको उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ानी है, उसको इन्वॉल्वमेंट कराना है कि सेंसोरियल परसेप्शंस जो उसके हैं वो शार्प हो जाए, वो फोकस करे आपकी बात पे, आपकी एक्टिविटी पे, आपकी गेम पे, आपको वॉच करे, आपके साथ पार्टिसिपेट करे, आपके साथ एंगेज हो जाए। तो ये इसमें आपने देखना है कि कैसे करेंगे। चिल्ड्रन डेवलप फिट एंड फ्लेक्सिबल बॉडी, आई टोल्ड यू कि कैसे फिट एंड फ्लेक्सिबल बॉडी हमारी जरूरी है। तो इसी तरह ये हो गया होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए पार्ट नंबर 1, ये डेवलपमेंटल डोमेन पे काम करना है और ये 3 आपके कैरिकुलर गोल्स हैं। एज अ टीचर यू मस्ट टेक सीरियस नोट ऑफ दिस 3 कैरिकुलर गोल्स। तो अगर आप आगे फिर आपकी जो उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट करनी है तो यू मस्ट टेक केयर ऑफ सोशो इमोशनल एथिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। बात समझ आ रही है? उसमें क्या करेंगे, चिल्ड्रन डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस, उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस पे आपको काम करना है। तो दैट मीन्स आपको क्या करना है, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज योर इमोशंस, कि वो अपने इमोशंस को पहले समझे। बात समझ आ रही है? उसके बाद उसको मैनेज करें एंड रेस्पॉन्स पॉजिटिवली टू सोशल नॉर्म्स को रेस्पॉन्ड करें। मैं बस एक सिंपल से एग्जांपल आपको दूंगा, यू विल बेटर अंडरस्टैंड। आपने किसी पार्टी में गए, आपने बच्चे को साथ लिया फॉर एग्जांपल, तो कोई उसको टॉय वहां पे मिली, लेकिन ही इज नॉट शेयरिंग दैट टॉय विद अदर्स, और परहैप्स ही इज ग्रैबिंग टॉयज फ्रॉम अदर चिल्ड्रन, ही इज हिटिंग द चिल्ड्रन। सो यहां पे आपने देखना है कि इमोशनल इंटेलिजेंस, is he able to understand himself with reference to the society around the children? So sharing, caring, love वगैरह इस तरह का एक वो लर्निंग उसमें पैदा करनी है कि you are a universal citizen and the whole universe must go along with you. You are not all alone. इस एडल्ट बच्चों जबरदस्त टच ऑर्गेनिक करान दो, फिर वो अनटचेबल्स बनते हैं, तो उनको टच ही नहीं कर सकते, वो चीखते हैं, शोर मचाते हैं। सो दैट इज यही उसमें इमोशनल एथिकल, तो सोशल डेवलपमेंट में कहीं पे प्रॉब्लम आ गए हैं, तो लोग आगे जाके बड़ा खतरनाक बन जाता है और यही लोग फिर बहुत ही ज्यादा सोसाइटी के लिए खतरनाक बनते हैं। सो यू मस्ट टेक केयर। मैं सारी चीजें तो पढ़ नहीं पाऊंगा, तो ये इंशाल्लाह आई होप आई विल शेयर, तो ये इस पे आप अच्छे से फोकस करेंगे। नेक्स्ट वन, हाँ यहाँ पे इसके साथ साथ ये जरूरी नहीं है, तो आप अगर याद भी रखेंगे अन्नमया प्राणमय कोश एंड मनोमय कोश, ये वही संस्कृत से लिए हुए अल्फाज है दैट आर गोइंग टू गाइड यू कि नेशनल जो हमारा कौमी विरसा है, हेरिटेज है, ट्रेडिशंस है, ये तो हमारे अभी तक कितने डोमेन्स आ गए, कौन कौन सा? So what was first one? Physical and motor. What was second one? Excellent. Socio emotional and ethical. बात समझ आ रही है? तो what is the third one? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट का तीसरा हिस्सा कॉग्निटिव। इसमें क्या होगा, चिल्ड्रन मेक सेंस ऑफ वर्ल्ड अराउंड थ्रू ऑब्जर्वेशन, लॉजिकल थिंकिंग। जो भी कोई चीज उनके दाएं बाएं माहौल में घर से स्कूल तक आती है, उसके बारे में समझ पाए है क्या ये, क्यों है ये, कैसे है ये, अगर इसको डिस्टर्ब किया जाए क्या होगा, अगर इसमें मेरी कोई कंट्रीब्यूशन होगी तो क्या होगी। तो दैट इज
कॉग्निटिव नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड उसको पता होना चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग जो जिसे कहते हैं रैशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स, अकल से काम ले, तो वो चीजें यहाँ डेवलप करनी है। तो इसमें ज्यादा कैसे होता है ये, चिल्ड्रन डेवलप मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग एंड एबिलिटीज टू रिकॉग्नाइज द वर्ल्ड थ्रू क्वांटिटीज, शेप्स एंड मेजर्स। तो ये चीजें बिल्कुल बगैर पढ़ाए नेचर में उन्हें समझाना है कि जो शेप्स, साइजेस, कलर्स वगैरह उनको अंडरस्टैंड, इंटरनलाइज कराना है उनको। तो फाइनली आता है एक और डेवलपमेंटल डोमेन, दैट इज लैंग्वेज एंड लिटरेसी जो हम कर रहे हैं। इसके लिए मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ, मैं यहाँ पे दूंगा। आई जस्ट शेयर एन एग्जांपल कि आपने बहुत बार देखा होगा फेसबुक पे, टीवी पे, कभी किसी बच्चे को दिखाते हैं इन द मिडस्ट ऑफ अ क्राउड, तो बहुत सारे लोग चारों तरफ होते हैं, फिर उस बच्चे को पूछते हैं, कोई एक बंदा उसके सामने आता है, गुमरेज से कह नहीं बोलता है। I just want as a speaker, for example, if he's a journal or somebody else, he says, यहाँ हमने इस बच्चे को पाया, बिल्कुल इसके साथ कोई नहीं है, अजनबी माहौल में है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता है, कहाँ इसका घर है, कौन इसके माँ बाप है, रहता कहाँ है, बहुत परेशान है। अगर आप में से कोई इसको पहचानता है तो काइंडली ये इस नंबर पे फोन कीजिए ताकि अपने घर पहुंचे। इससे बेटर है कि वो सारी कहानी से पहले टीचर पे रोल आ गया कि ही इज नॉट एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर। शायद स्कूल में उसको एक्सप्लॉइट नहीं हुआ है डिफरेंट सिचुएशंस में कि वो बात करना जानता है। दैट इज वाई कि उस क्राउड में वो बेचारा बात नहीं कर पाता। सो दिस इज सिंपल। मैंने लैंग्वेज और लिटरेसी डेवलपमेंट ऐसे अर्ली क्लासेस में इसी के काम आते हैं। तो फिर वही कम्युनिकेशन उसको कहीं पर भी हेल्प कर सकती है एंड ही कैन बी अ सक्सेसफुल सिटीजन ऑफ टुमारो, राइट। सो इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनाना है तो उसके लिए चिल्ड्रन डेवलप इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि फॉर डे टू डे इंटरेक्शन 2 लैंग्वेजेस, 2 लैंग्वेजेस पे फोकस किया गया है प्री स्कूल 1, 2, 3 में। उसके बाद 1, 2 में आप तीसरी लैंग्वेज पे भी आ सकते हो। तो यहाँ पे 2 लैंग्वेज से मुराद वही हो गया कि मदर टंग प्लस उर्दू या इंग्लिश, राइट। तो अभी तक पॉलिसी यही बोल रही है। वैसे यहाँ पे डिपेंड करता है, अब इफ ही इज कंफर्टेबल विद इंग्लिश, मैं इसको क्लोज नहीं करता हूँ, रेस्ट्रिक्ट नहीं करता हूँ, मैं आपको चॉइस देता हूँ कि इफ ही इज एबल टू लर्न 3 लैंग्वेज नो प्रॉब्लम, बिकॉज जबरदस्त यहाँ पे ब्रेन डेवलपमेंट होता है। तो पॉसिबल है कि द चाइल्ड विल लर्न ऑल द 3 लैंग्वेजेस, ओके। बट द क्वेश्चन इज, यहाँ पे ख्याल रखिए आप जब आप लैंग्वेज सिखा रहे हो इस स्टेज पे, तो कैसे सिखाएंगे? हाउ विल यू टीच लैंग्वेज? यस, कम्युनिकेशन तो होगा ही होगा। कौन सा कम्युनिकेशन के भी 2-4 चीजें हैं ना। देयर आर 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर कम्युनिकेशन। तो कौन सी चीजों पे, क्या सारी चारों चीजों को सिखाना है अर्ली एज में, प्री स्कूल 3, +3, +4, +5 पे? जैसे हम लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग की बात करते हैं ना, यहाँ पे सिर्फ ऑरल होगा। क्या होगा? ऑरली आप आइडियाज चीजों का देंगे, साउंड्स का देंगे, लेटर्स का देंगे, सिर्फ ऑरल प्री स्कूल 1, 2, 3 पे। और वो भी पहले किसके साथ? बच्चे को मदर टंग के थ्रू आप कनेक्ट करेंगे वापस उसके घर के साथ। अब बिल्कुल ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बच्चा आते ही आपके क्लास में चुप हो जाए। यू आर ब्लॉकिंग ऑल द चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन विद द चाइल्ड। क्यों? क्योंकि आपकी जुबान इंग्लिश है और वहां से उस बेचारे को इंग्लिश का तस्वर ही नहीं, उसको उर्दू भी नहीं आती, वो कश्मीरी जानता है। और जब आपने इंग्लिश उर्दू स्टार्ट की, हाउ इज इट पॉसिबल कि ही विल स्पीक? यू कैन स्टेप इन। बात समझ आ गई कि नहीं फ्रेंड्स? हेलो सर, आपसे बात करें। आप मुझे बोलिए ये लास्ट जो मेरा स्टेटमेंट था वो क्या था, आप बताइए। अभी जो मैंने बात की, आप सर लैंग्वेज पे बात कर रहे हैं कि अगर बच्चा इंग्लिश में कंफर्टेबल, देन यू कैन टीच हिम थ्रू इंग्लिश लैंग्वेज। अदरवाइज वी हैव टू गो थ्रू 2 लैंग्वेजेस। इट इज वन इज मदर टंग नेसेसरी। अगर बच्चा उर्दू में सीखना चाहेगा या सीख सकता है तो मदर टंग की जरूरत। कम्युनिकेशन जो है वो बच्चे के साथ कैसे ब्लॉक हो सकती है? क्या ऐसे कोई एग्जांपल दे सकते हो? आपका बच्चा आ गया, एडमिशन हो गया क्लास में और सडनली वो बिल्कुल बोल नहीं पाता है व्हेनेवर यू आर स्पीकिंग। क्यों वो कम्युनिकेशन ब्लॉक होती है? वहाँ रीजन क्या होता है? बहुत सारे रीजन होते हैं। पहले जब बच्चा, हम क्लास में गए 30 आप सब सुनिए क्योंकि दिस इज लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस। 40 बच्चे, 30 बच्चे, हमें हर एक बच्चे को स्टडी करना है इंडिविजुअली कि कौन सा बच्चा किस तरीके से उसके लेवल पे आना है। क्या नाम है आपका? देखता है। क्या नाम है? मेरा सब बहुत अच्छे रखिए, तशरीफ रखिए। तो कम्युनिकेशन ब्लॉक होने के लिए मैंने आपको बताया कि जब व्हेन वी रिफ्यूज द चाइनीज लैंग्वेज इन द क्लास, व्हेन वी रिफ्यूज टू कम्युनिकेट इन हिज ओन लैंग्वेज, जब हम उसको रिफ्यूज करते हैं उसकी जो जुबान घर से लेकर वो आया था, जब हम उसको टर्न डाउन करते हैं और अपनी कम्युनिकेशन अपनी लैंग्वेज के साथ करते हैं, तो ही विल इमीडिएटली बिकम म्यूट।
and then what will it lead to? Obstruction and the channelizing of his own talent and whatever it is. क्योंकि कम्युनिकेशन के थ्रू ही आप अपने जो अंदर जो टैलेंट है वो एक्सपोज बाहर आ सकता है, लेकिन आपने उसको ब्लॉक कर दिया, अब वो मैथ्स में भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कोई भी सब्जेक्ट प्राइज मिल नॉट। क्यों? क्योंकि उसको आपकी जुबान नहीं है। सो द रिजल्ट इज आइसोलेशन। Schools are not for isolation. Schools are for collaboration and connection. You are there to develop connections. So बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल को समझिए क्यों हमें L1 में बच्चे के साथ कम्युनिकेट करना है। So that was तो 4 हमारे डेवलपमेंटल डोमेन्स अब तक आए। फर्स्ट वन वाज रिपीट करेंगे, फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट। सेकंड वन वाज सोशल इमोशनल एथिकल डोमेन। थर्ड वन इज फोर्थ वन इज लेट अस गो टू लास्ट वन, सर लास्ट वन। Cultural development, Anandamaya Kosh. So what is that? Abilities, sensibilities in visual and performing arts and express. जो आप देखते हो पेंटिंग, आर्ट्स वगैरह जो बच्चे करते हैं, उसके थ्रू वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। बिल्कुल एलो कीजिए दीवार पे, जैसे मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट आई हैप्पी कम लकीरें हैं, ज्यादा खुश में नहीं हूँ। एक आसन बच्चा आसान शायद की यीता ज्यादा लाइन बच्चों आसान दिसमस यूता ज्यादा पेज तुम खराब कर। That is the beginning of their curiosity and learning. सो वो एलो कीजिए, नेचर के साथ, उसी के साथ वो कनेक्ट हो जाएंगे। सो आर्ट, पेंटिंग, राइट, उसके साथ वो उनका थिरकना, डांस, उछलना, कूदना, वो सब कुछ आता है। सो दैट इज दी स्टडी इन कल्चरल डेवलपमेंट, उसके थ्रू वो डेवलपमेंट हो जाएगी। तो अब आपने देखा यहाँ पे, और लास्ट वर्ड अभी ताजा इसके साथ ऐड किया गया। सो पॉजिटिव लर्निंग डोमेन एक आ गया है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता इन सब के साथ क्लासरूम में उसको एडजस्ट कराना, क्लासरूम का पार्ट बनाने के लिए ये भी हमें डेवलप करना है। चिल्ड्रन डेवलप हैबिट्स ऑफ लर्निंग दैट अलाउ देम टू एंगेज एक्टिवली इन फॉर्मल लर्निंग। तो आहिस्ता आहिस्ता फॉर्मल लर्निंग ये निचले क्लासेस में होगा, प्री स्कूल 1 2 3 में ये डोमेन भी डेवलप करेंगे, ताकि जब आप FLN 1 में लाएंगे उसको ग्रेड 1 में, तो वो फॉर्मली पढ़ाई के लिए तैयार। अच्छा, वर्चुअल क्वेश्चन आपको अब पता चला होगा कि होलिस्टिक डेवलपमेंट में जो टीचर का एक सिंगल कॉन्सेप्ट है कि मैं शुक्र क्लास में मुझे पेन उठाना है, किताब बच्चे के हाथ में होगी, मुझे सिलेबस में इतना पोर्शन मैनेजमेंट या प्रिंसिपल सर ने दिया है एंड आई एम सपोज टू कंप्लीट दिस मच ऑफ पोर्शन। तो इस प्रेजेंटेशन अब तक के बाद क्या पता चला, क्या उसका कहीं जिक्र मैंने किया एक कॉग्निटिव वाले एरिया में और लैंग्वेज वाले एरिया में प्री स्कूलर्स के लिए, बट मैंने उसको एक हिस्सा बता दिया आप जो होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चे की करा रहे हो। मैंने नंबर 1 पे किसको रखा? नंबर 1 पे ये नहीं रखा कि ABC आपने पढ़ाया है वो पढ़ाना है तो होलिस्टिक डेवलपमेंट होगी। 1 2 3 बच्चे ने पढ़ा तो होलिस्टिक, नो, मैंने बोला पहले उसकी फिजिकल कंडीशन क्या वो पढ़ने के लिए। तो एज टीचर्स सी हाउ यू हैव टू शिफ्ट, देयर मस्ट बी अ पैराडाइम शिफ्ट इन योर अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स द चाइल्ड। सो देयर मस्ट बी सम एटीट्यूडल ट्रांसफर। आपने अपने एटीट्यूड को ट्रांसफर करना है, मूव करना है, डिफरेंट सोचना है। यू हैव टू बी प्रोएक्टिव नाउ कि मेरा काम जो अब तक मैं समझ रहा था कि मेरा टेक्स्ट बुक से पेन से लेकर क्लासरूम के वो 20 25 30 मिनट, और कभी कभी मैंने देखा है उससे, मैं गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करूंगा, आई डोंट नो अबाउट यू, क्योंकि आई गॉट सो मेनी चांसेस कि कभी कभी मॉनिटरिंग वगैरह जाती है तो 10 मिनट के बाद टीचर कहता है मैं क्लास तो क्या ऐसी सिचुएशन में जो 5 डेवलपमेंटल डोमेन्स मैंने कहे, क्या आपको लग रहा है कि अगर आपको 50 मिनट की क्लास में रखेंगे तो यू विल फिनिश योर जॉब? नॉट पॉसिबल। क्या आप देखिए कितने एरियाज, और ये शुड यंत्र अगर आगे हमें मौका मिले जब हम आपको असेसमेंट बताएंगे कि आपने जब इवेंट सैम्पलिंग करनी है, आपने जब एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स को लेना है, आपने जब पोर्टफोलियो लेना है, आप अगर रूब्रिक भी देखेंगे तो फिर चेकलिस्ट देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि मुझे कितना ऑब्जर्वेशन बच्चे का करना है और मुझे कितना कनेक्शन पेरेंट्स के साथ डेवलप करना है, कम्युनिटी के साथ डेवलप करना है, इफ वी वांट अ सक्सेसफुल नेशन ऑफ टुमारो। तो कितना रेस्पॉन्सिबल ये नई पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसका पिविटल रोल जो है, द सेंटर ऑफ एक्शन जो है, दैट इज जनरेटेड फ्रॉम द टीचर। टीचर इटसेल्फ इज overtly and covertly responsible for everything and anything that is happening with the child. So ये बड़ा जरूरी है। तो ये होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है बच्चे का। तो इसमें आप देखिए कि एवरीवेयर यू आर रेस्पॉन्सिबल। सर नेक्स्ट पे चलते हैं। overtly and covertly responsible for everything and anything that is happening with the child. So ये बड़ा जरूरी है। तो ये होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है बच्चे का। तो इसमें आप देखिए कि एवरीवेयर यू आर रेस्पॉन्सिबल। सर नेक्स्ट पे चलते हैं।